दुनिया ने हजारों राजा देखे, कुछ ने बड़े बड़े महाद्वीप जीते, कुछ ने इतिहास की इतनी बड़ी लड़ाइयां जीती, लेकिन इतिहास ने उनको सिर्फ किताबों तक सीमित कर दिया। और वहीं एक भारतीय शासक जो 500 साल बाद भी दुनिया की जेब में राज करता है, एक ऐसा लड़का जिसे बचपन ही नसीब नहीं हुआ, एक ऐसा योद्धा जिसने मुगलों को भारत से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया है, और एक ऐसा दूरदर्शी जिसके बारे में प्रचलित कथा है कि जब बाबर अपनी आर्मी का निरीक्षण कर रहा था तो उसने स्पेशल हुमायूं को बुलाकर कहा था कि इस आदमी को देखो, मुझे इसकी आंखों में अजीब लोमड़ी के गुण नजर आते हैं। एक ऐसा राजा जिसकी कई प्रशासनिक नीतियां बाद में मुगलों ने भी अपनाई और ब्रिटिशर्स से होते हुए आज की गवर्नमेंट में हमारी प्रशासन की नीतियों का हिस्सा है। एक ऐसा राजा जिसने जब बूढ़ी औरत से शादी की तो उसके इसी डिसीजन ने उसकी किस्मत की दिशा ही बदल दी। ये कोई और नहीं, ये था शेरशाह सूरी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि इसने सिर्फ 5 साल के लिए भारत पर शासन किया, लेकिन 500 साल बाद भी इसकी नीतियां आज भी भारत के देश में आपको देखने को मिलेंगी। और उससे भी बड़ी चीज, कुछ इतिहासकार इसको मुस्लिम्स के नाम पर ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, मतलब काला धब्बा, और उसी के साथ कुछ इतिहासकार इसको शेर के साथ साथ लोमड़ी का हाइब्रिड मॉडल, मतलब मिक्सचर बताते हैं। इसके पीछे क्या है सच्चाई, आज जानेंगे। एक बच्चा जिसे बचपन ही नसीब नहीं हुआ। इतिहास में एक कहावत है, बड़े आदमी पैदा नहीं होते बल्कि वक्त उन्हें बड़ा कर देता है। वहीं पर हम देखते हैं फरीद खान के हालात किसी बैटलफील्ड से कम नहीं थे। घर में ही रोजकल है, जहां बच्चे बचपन में अपनी मां की गोद में सर बिताकर अपना टाइम बिताते हैं, वहीं शेरशाह सूरी का बचपन में ही अपनी मां का साया इसके सर से उठ गया। और इनके फादर हसन खान, उन्होंने इनके बचपन में ही दूसरी शादी कर ली। इतिहासकार कहते हैं घर में कभी भी इनकी अपनी मां से नहीं बनती थी, मतलब घर में ही बैटलफील्ड देखने को मिला। और यही शेरशाह सूरी ने एक बात सीखी, सम्मान लिया नहीं जाता बल्कि अर्न किया जाता है। यही वजह थी जब दूसरे बच्चे बाहर खेला करते, वहीं शेरशाह सूरी दुनिया को पढ़ने का तरीका ढूंढ रहा था। वह तलवार चलाने से पहले इंसानों की नीयत पढ़ना सीख रहा था। यहीं पर जब हम क्या देखते हैं कि उसके घर में जब उसकी मां से नहीं बनती थी, तो यहीं से एंट्री होती है उसके सेकंड पार्ट की। वह बिहार के अफगान शासक बहार खान नोहानी की सेवा में पहुंचा। कुछ टाइम के लिए वहीं पर यह जॉब करता है, और एक बार जब शिकार में जाते समय हम क्या देखते हैं, बहार खान नोहानी के ऊपर एक शेर ने अटैक कर दिया, लेकिन शेरशाह सूरी अचानक बीच में आया और उसने एक ही वार से उस शेर को मार दिया। यहीं से फरीद खान का दूसरा नाम शेर खान पड़ा। शेरशाह सूरी जिसने 16 साल की उम्र से ही भारत के राजा को बनने का सपना सोचा था, और यह सपना उसका शुरू हुआ 54 साल की एज में जो पूरा हुआ। और यह शुरुआत इसकी हमें देखने को मिलती है मुगलिया सल्तनत से। जी हां, 1528 के आसपास जब हम चंदेरी का वॉर देखते हैं, इस दौरान कुछ टाइम पीरियड के लिए शेरशाह सूरी ने मुगलों के यहां भी अपनी सर्विस दी। और यहीं जब बाबर एक बार अपनी आर्मी का निरीक्षण कर रहा था तो उसकी नजर शेरशाह सूरी पर पड़ी, और उसने अपने लड़के हुमायूं को बुलाकर स्पेशल कहा कि ये इसकी मुझे आंखों में एक अलग सी लोमड़ी की चालाकी नजर आती है। हुमायूं उस बात को समझ नहीं पाया, जिसका खामियाजा उसे 1540 के वॉर में देखने को मिला, क्योंकि उस टाइम हुमायूं सिंध की ओर रवाना हो गया, क्योंकि शेरशाह सूरी ने उसके लिए भारत में कोई कोना ही नहीं छोड़ा था। बात आती है फरीद खान उर्फ शेर खान उर्फ शेरशाह सूरी, क्योंकि हुमायूं को हराने के बाद उसने अपनी नई पदवी शेर शाह रख ली थी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज हमें जो देखने को मिलती है, कुछ इतिहासकार इसको शेर और लोमड़ी का मिक्सचर बोलते हैं, और लेकिन कुछ इतिहासकार इसे मुस्लिम के नाम पर ब्लैक स्पॉट, मतलब काला धब्बा मानते हैं। अब बात आती है सबसे बड़ी कि वाकई इस बात में कितनी सच्चाई है कि शेरशाह सूरी वाकई मुस्लिम्स के नाम के ऊपर, अफगानी मुसलमान के ऊपर काला धब्बा था। बात है 1543 की, रायसीना वॉर। रायसीना ये एमपी में राजपूत शासक जिसका नाम था पूर्णमल,
रायसीना को जीतना इसलिए भी मुमकिन था क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम्स की थी जो शेरशाह सूरी को पसंद करती थी। और वहीं पर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू नजर आता है कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन और समृद्धि का दूसरा सिंबल था रायसीना। एमपी को जीतने के लिए रायसीना किले को जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था। और धार्मिक कारण की बात की जाए तो यहां पर मुस्लिम्स की एक बहुत बड़ी आबादी थी। और आर्थिक कारण की बात की जाए तो यह समृद्धि का एक दूसरा पैमाना था क्योंकि यहां पर प्रोस्पेरिटी के मामले में रायसीना एरिया ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रोस्पर एरिया माना जाता था। अब इस एरिया को जीता कैसे जाए, क्योंकि जो रायसीना हमें फोर्ट देखने को मिलता था वो अपने आप में अभेद था, उसे कोई भेद नहीं सकता था। लेकिन शेरशाह सूरी जब इसको भेदने के लिए पहुंचे तो करीब 6 महीने लग गए। ये टस से मस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी रसद खत्म होनी शुरू हुई तो शेरशाह सूरी को एक युक्ति लगी कि इसका इलाज क्या किया जाए। ऊपर से पूर्णमल जो अंदर बैठा था वहां पे भी राशन पानी खत्म होने लग गया था। तो इसने क्या किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें नजर आई, तो इसने उसको सरेंडर करने के लिए जोर लगाया। लेकिन जब लास्ट में पूर्णमल ने कहा कि मुझे तुम पे 1% भी भरोसा नहीं है, तुम बिल्कुल बाज की तरह कब अपनी नजर फेर लो ये किसी को भी नहीं पता, तो उसने गारंटी दी कि अगर तुम सरेंडर कर देते हो, आत्मसमर्पण कर देते हो, तो ना मैं तुम्हें खुशी खुशी राजा मानूंगा बल्कि तुम्हें एक बहुत बड़ा ओहदा भी दूंगा। अब यही दूसरा पहलू नजर आता है क्योंकि पूर्णमल इसको मानने से साफ साफ मना कर देता है और वो गवाही के तौर पर बोलता है कि मुझे कोई 2 आदमी दो जो गवाही दें आपकी। तो यहीं पर 2 आदमी के नाम आते हैं, एक आदिल खान जो उसका सेनापति था और दूसरा कुतुब खान जो उसका लड़का था। तो वो गवाही देते हैं, तो पूर्णमल को 50% विश्वास होता है, लेकिन 50% वो फिर बोलता है कि अब तुम साथ में कुरान की कसम खाओ, अगर तुम कुरान की कसम खा लोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम बिल्कुल सच्चे हो, पाक हो। और यहीं पर जब वो कुरान की कसम खा लेता है तब तो कुछ एहसास होता है, क्योंकि बीच में हम क्या देखते हैं, जो आदिल खान है वो भी इस बात के लिए मना लेता है क्योंकि वो उसको शेरशाह सूरी पे लगभग पूरा भरोसा है उसके सेनापति को। लेकिन जब पूर्णमल वापिस आता है सरेंडर करने के लिए, इतने में शेरशाह सूरी उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। और यहीं पे हम क्या देखते हैं, जो उसका सेनापति है आदिल खान, उसको ये बात इतनी पिंच करती है कि वो सुसाइड मार जाता है क्योंकि उसको ये फील ही नहीं होता कि शेरशाह सूरी ऐसा करेगा। वहीं उसका लड़का कुतुब खान, वो भी कई दिन तक खाना नहीं खाता जब उसको ये फील होता है कि मेरे फादर ने कुरान की कसम खाने के बाद ये कारनामा कर दिया। और यहीं कुछ इतिहासकार ये उसके कैरेक्टर पर सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट मानते हैं, काला धब्बा मानते हैं कि शेरशाह सूरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब बात आती है कि शेरशाह सूरी ने सही किया। जब आप शेरशाह सूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा कि ये बात कुछ अलग है, क्योंकि इतिहास में कुछ बातें वो लिखी जाती हैं जो बाद के जैसे ब्रिटिश इतिहासकार ने कुछ लिखा हो। तो यहां पे हम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे वो काला धब्बा या था या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेटजी का हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू देखने को मिलता है। फिर वहीं पर बात आती है अब उसकी लोमड़ीपन की, क्या वाकई उसका दिमाग लोमड़ी से भी फास्ट था? क्योंकि कुछ इतिहासकार उसके दिमाग को शेर और लोमड़ी का मिक्सचर बोलते हैं। मालदेव वॉर ये शेरशाह सूरी की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। 1544 में मालदेव जो मारवाड़ के इलाके पर रूल कर रहा था, धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाता जा रहा था। वहीं शेरशाह सूरी ने मेड़ता, नागौर, अजमेर, बीकानेर इन इलाकों को जीत लिया था। अब मारवाड़ को जीतना उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी में से एक था। लेकिन इसको जीता कैसे जाए, क्योंकि ये जो किला था ये अभेद था। आपको राजस्थान के या राजपूतों का इतिहास तो जरूर पता होगा। वहीं मालदेव के साथ हम यहाँ पर जो सबसे बड़ी कार्रवाई देखते हैं कि करीब 1 महीना हो गया बैटलफील्ड में, क्योंकि वहां से कोई आ ही नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था। और शेरशाह सूरी का धीरे धीरे रसद जो थी, उसकी जो राशन पानी था वो खत्म होने लग गया था। अब मालदेव से साथ किया क्या, तो किया क्या जाए। अब शेरशाह सूरी ने लोमड़ी वाला दिमाग लगाया, उसने सही कूटनीति अपनाई। उसने जान करके सारे किले के आसपास फोर्ज लेटर मतलब जाली पत्र फिकवा दिए। उन पत्रों पर लिखा था कि जितने भी सरदार हैं वो सब शेरशाह सूरी से मिले हुए हैं। अब जब लड़ाई की बात होनी थी तो मालदेव जब बाहर निकलता है तो उसकी नजर भी पत्थर पर, लेटर पर पड़ती है। और इन लेटरों पर जब लिखा हुआ देखने को मिलता है तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है जब वो वहीं से जाने की सोचता है। लेकिन इतने में जो पीछे उसके जैता खान और जूना खान जो 2 सेनापति थे, वो दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं लड़ते हुए, क्योंकि उनको सही टाइम पे सोल्जर सैनिक ही नहीं मिल पाए।
और इस तरीके से हम क्या देखते हैं, ये लड़ाई जो कि बिल्कुल भी जीती नहीं जा सकती थी शेरशाह सूरी के लिए, कैसे उसने अपनी लोमड़ी वाले दिमाग का यूज करते हुए इस लड़ाई को अंजाम दिया और लड़ाई की और फाइनली वो जीत पाया। इसी वॉर को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान को दांव पर लगा दिया था। इसका मतलब ये लड़ाई बिल्कुल ना जीती जाने वाली थी और ये लड़ाई हार जाता तो शेरशाह सूरी की बदनामी अलग होती, क्योंकि उसको डर था अपनी दिल्ली की गद्दी को खोने का, इसीलिए उसने ये वाली बात को अंजाम दिया। अब फिर वही बात आती है जहां से कहानी शुरू होती है। क्या बाबर को देखा जाए तो उसकी दूरदर्शिता थी, जो उसने शेरशाह सूरी के बारे में पहले ही हुमायूं को आगाह कर दिया था, या शेरशाह सूरी वाकई एक चालाक लोमड़ी था, जो शेर और लोमड़ी का हमें मिक्सचर देखने को मिलता है, या वही वाकई ब्लैक स्पॉट था जिसके लिए उसके कैरेक्टर पर इतना बड़ा हमें उसकी जो चीटिंग है उसके कारण जो देखने को मिला। ये फैसला मैं आप सब पर छोड़ता हूं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और उससे भी बड़ी चीज जो शेरशाह सूरी की हमें देखने को मिलती है, शेरशाह सूरी के टाइम में चोरी तो बहुत दूर की बात, चोरी शब्द ही लोगों ने कई सालों से सुना ही नहीं था, क्योंकि इसने वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को अंजाम दिया, जिसके बारे में मैं आगे बात बताऊंगा।